हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज मनप्रीत कौर और फ्रेंड्स ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का जो चैनल है, तो उस पे आज आपके लिए एशियन हिस्ट्री से ही जो एमसीक्यू सीरीज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज फिर से लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है ये गुप्त काल से रिलेटेड हम आज उन टॉपिक के बारे में जानेंगे, उसकी विद डिटेलिंग के साथ। तो फ्रेंड्स आपका एग्जाम पास है, तो उसी से रिलेटेड ही जो हम एग्जाम की जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमने आज गुप्त काल से फिर गुप्तोत्तर काल से तो ऐसे जो एमसीक्यूज है वो हम जानेंगे, क्योंकि इस ऐसे ही जो क्वेश्चंस है ज्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशंस भी दे रही हूँ कि आपको इजी हो जाए उन सभी क्वेश्चंस को समझने में। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी ऐसे ही टाइम पर होती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है, जो गुप्त काल से रिलेटेड जो टॉपिक है। तो 29 के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने पहली वीडियो में प्रोवाइड करवाए हुए हैं, उसमें जाकर आप जरूर देखिएगा, गुप्त काल से रिलेटेड है। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत में किस वंश का जो शासन काल है वो स्वर्ण युग का जो शासन काल माना गया है। तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, मौर्य का है, गुप्तों का है, शुंग का है, जो मगध का है। तो गुप्त काल से हम रिलेटेड जान रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा राइट भी है सी, गुप्त। तो गुप्त काल ही जो था ये स्वर्ण युग माना गया है। तो जैसे कि प्राचीन काल में गुप्त वंश का जो शासन काल था वो 319 से 550 तक का ये माना गया है। इसमें कला, साहित्य, धर्म, आर्थिक क्षेत्र और भारत में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी, कि इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उन्नति मानी गई है। उसके बाद जो शुंग वंश था, शुंग वंश जो आगे आ जाता है, सभी के बारे में जान लेते हैं जितने भी हैं। तो जो शुंग वंश है उसमें कला की बहुत अधिक उन्नति हुई। फिर मौर्य वंश जो आ जाता है उसका ये सभी के जो टाइम पीरियड है वो साथ साथ बताए हुए हैं। फिर इसमें भी उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य उसकी स्थापना हुई। फिर मगध साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे उसके द्वारा। तो बिंबिसार के द्वारा ही मगध साम्राज्य की जो नींव थी उसको रखी गई थी। आगे आ जाता है कि कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ था। जब हूनों का आक्रमण हुआ था तो कौन सा राजवंश था जो अत्यंत विचलित हुआ था। तो जैसे कि मौर्य है, कुषाण है, गुप्त है, जो शुंग है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो है गुप्त काल। तो हूणों का आक्रमण भी गुप्त काल में हुआ था, जिसके कारण ये अत्यंत विचलित हो उठे थे। तो गुप्त शासक जिसमें उस टाइम पर स्कंद गुप्त था, स्कंद गुप्त के काल में ही हूणों के प्रबल आक्रमण जो हुआ था, जिसका नेता कौन था, हुसैनवास था। तो स्कंद गुप्त ने इस आक्रमण को विफल किया, जब हुआ तो उसको विफल किया, लेकिन बाद में पुरुगुप्त व बुद्धगुप्त जो बालादित्य के समय में तौरमान व महीरकुल, तो इसके अचानक आक्रमण हुए। तो बाद में उन्होंने किया, जब कौन था, पुरुगुप्त था तब तौरमान का हुआ था, और बुद्ध गुप्त बालादित्य जब था तब मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय था वो कुषाण साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ था, कि जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था तब कुषाण जो साम्राज्य था वो खत्म हो चुका, उसका विनाश हो चुका था। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम राजा हुआ। उसके पश्चात उसका जो पुत्र आ जाता है समुद्रगुप्त, जिसको लिश्वी तोता भी कहते हैं, तो वो आगे चलकर क्या था, उसने राज्य को संभाला और ये भी एक महान शासक सिद्ध हुआ था। आगे है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक, दिनार, कश, पंजपन। तो इसमें गुप्तों के द्वारा जो जारी किए गए जो चांदी के सिक्के होते थे वो कहलाते थे रूपक, तो उनको रूपक कहा गया था। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं वो जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा के मुकाबले कम होती थी। गुप्त राजाओं ने गुजरात की भी जीत करने के उपरांत ही चांदी के जो सिक्के थे वो चलाए थे। जब उनकी विजय हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या था, चांदी के सिक्का जो कौन सा था, रूपक, वो चलाया था, उसको रूपक कहा जाता था। मौर्य कालीन सिक्कों को आहत सिक्के
भी कहा जाता है। और पन जो होता था ये चांदी का सिक्का था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता था? उनकी मुद्रा ही थी। तो उनकी आर्थिक व्यवस्था मुद्रा पर निर्भर करती थी, जिसमें कि सोना, चांदी, तांबा व रागा आदि जो चार धातु होती थी, इसको कर्षपन वो वहां से इन धातुओं से कर्षपन बनता था। चारों धातुओं से कर्षपन बनता था। और जो चांदी का सिक्का होता था वो रूपा कहलाता था। आगे आ जाता है भाग और बलि। तो ये क्या थे? भाग और बलि क्या थे? सैन्य विभाग था, धार्मिक अनुष्ठान, राजस्व के जो स्रोत होते थे, प्रशासनिक विभाग था। तो भाग और बलि जो होता था ये किससे संबंधित थे? तो ये राजस्व के जो स्रोत होते थे उसको कहा जाता था। तो ये हमारा बी राइट आंसर होता है। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। भाग व भोग, एक आ जाता है भाग व भोग जो था, उसके अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में उद्रंग व उपारिक, ये इन करों का भी उल्लेख मिलता है। एलपी जो शर्मा थे उन्होंने उद्रंग को भोग का पर्यायवाची माना है। राजा भूमि का मालिक माना जाता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी होता था। और इस कर को ही भाग के नाम से पुकारा जाता था। कि एक भाग जो छठा भाग होता था, एक भाग जो एक हिस्सा, वो उसका अधिकारी था जिसको भाग कहा जाता था। बलि क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। जब बलि वगैरह दी जाती थी तो उसके लिए कर भी लिया जाता था बलि देने के लिए। फिर कृषक भूमि कर जो होते थे उसको हिरण्य अर्थात नगद और में जो होता था अर्थात अंत में तोल, दोनों रूपों में दे सकते थे। में और हिरण्य, तो ये दोनों रूपों में दे सकते थे। आगे है अधोलिखित में कौन से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इनमें से कौन सी स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, निशक, दिनार, जपन। तो जो दिनार है वो स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्तकाल में दिनार को स्वर्ण मुद्रा कहा गया है। तो जबकि फाहियान ने कौड़ियों का भी व्यापार विनिमय में उपयोग की बात कही है। कि उनका जो फाहियान के समय जो फाहियान था जब, तो उसने ये बताया है कि उस टाइम पर जो लेन देन होता था वो कौड़ियों से किया जाता था। तो ये भी एक मुद्रा के रूप में उनको यूज किया जाता था कौड़ियों को। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित से किससे निकला है? तो जो दिनार शब्द है वो किससे निकला है? संस्कृत, चीनी, ग्रीक या लैटिन भाषा से? तो ये जो दिनार शब्द है ये लैटिन भाषा से निकला है। कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा से। तो दिनार शब्द डिनेरियस शब्द से बना है जो कि लैटिन शब्द है। और इसका प्रचलन जो था, जो दिनार था, ये रोम सिक्कों के आधार पर हुआ था। तो दिनार जो थी, जो रोमन के सिक्के होते थे उनके आधार पर दिनार का आविष्कार हुआ था। जैसे कि दिनार को बनाया गया था तो ऐसे जो सिक्के प्रचलित थे। तो ये दिनार जो था ये लैटिन शब्द, वहां से इसका नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बस्ती निधि, हाजीपुर, बयाना या कोटवा? तो सबसे बड़ी जो निधि मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? बयाना निधि। तो ऑप्शन हमारा होता है बी राइट आंसर। तो लेखों की तरह मुद्रा भी गुप्त इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण जो स्थान रखती है। जैसे लेख आ जाते हैं, तो कर्णीय लेख थे, उस उनमें से हमें गुप्त शासकों, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य के बारे में और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में पता चलता है। ऐसे ही जो सिक्के आ जाते हैं वो भी उनको जानने में बहुत मदद करते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन था गुप्त इतिहास को जानने में। तो गुप्तों के जो सोने के सिक्के आ जाते हैं उनका बहुल्य और 1949 से 50 में प्राप्त जो मात्रा थी वो उनकी बयाना होड़ से लगभग 2200 सोने के जो सिक्के हैं वो मिले हैं। ये अब तक का प्राप्त हुआ सबसे बड़ा जो निधि थी, जो प्राप्त हुई थी, जो सबसे बड़ा भंडार कह सकते हैं, वो बयाना होड़ से प्राप्त हुई थी। और ये जो निधि थी प्राप्त सिक्कों से, जहां एक और राजनीतिक इतिहास के निर्धारण में सहायता मिली है कि उनको राजनीतिक जो इतिहास था वो कब से कब तक का किस प्रकार का था उसको जानने में मदद मिली है। दूसरी तरफ उनकी जो संस्कृति किस प्रकार की थी ये, और मनोवचित दैनंदिन जीवन, मतलब उनका जो दैनिक जीवन था, जीवन किस प्रकार वो अपने यापन करते थे, जीते थे, उसको उसको समझने में आधार वो सिक्के हुए हैं। गुप्तकालीन सिक्कों पर कुषाण कालीन सिक्कों की भी छाप मिलती है। तो कुछ झलक उनके सिक्कों उनके जैसे भी देखने को मिलते हैं। आगे है कौन उद्रंग कर चुकाते थे? जो निम्नलिखित में से कौन उद्रंग जो कर चुकाते थे?
पराजित राजा होता था किसान, व्यापारी, जो विदेशी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है तो वो होता है ऑप्शन हमारा सी। किसान जो होते थे ये उद्रंक कर जो थे वो चुकाते थे। जो गुप्त अभिलेख आ जाते उसमें हमने अभी जाना था ऊपर कि भाग और भोग के अतिरिक्त उद्रंक जो एवं उपारिक ये कुछ कर होते थे जिनका उल्लेख प्राप्त होता है। और उद्रंक जो था राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर होता था। तो भूमि कर कृषक हिरण्य जमीन दोनों रूपों में चुका सकते थे। तो ये कृषक होते थे जो किसान जिनको कहा गया है वो हिरण्य और मेघ ये दो रूप होते थे। हिरण्य जो होता था ये एक नकद के रूप में होता था। मेघ जो होता था जो अन्य तोल के आधार पर जो अन्न होता था उसके आधार पर जो वो अपना कर चुका सकते थे। तो वस्तु विनिमय के आधार पर भी जो नकद के रूप में भी जो कर था वो चुकाया जा सकता था। ये भी आ सकता है हिरण्य का क्या मतलब है और मेघ का क्या मतलब है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सब निकी निकी जो बारीकियां हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। फिर गुप्त काल में प्रांतपति जो था वो किस नाम से जाने जाते थे? प्रांतपति को उपारिक महाराज, विषयपति, कुमार मातेजा, राजस्थानीय। तो हमारा जो राइट आंसर है कि प्रांतपति जो था वो किस नाम से जाना जाता था? तो ये था उपारिक महामात्र उसके नाम से। गुप्त काल में प्रशासनिक सुविधाओं के लिए साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें कि प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। गुप्त प्रशासन में प्रांत सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, जुड़वर्धन, मगध आदि थे। और भुक्ति के शासक को उपारिक कहा जाता था जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा खुद की जाती थी। सम्राट के प्रति ही वह उत्तरदायी होता था। सीमांत प्रदेशों के जो शासक होते थे वो गोप्ता कहलाते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट पर्याप्त सोच विचार के बाद करता था। उपरिक्त जो होते थे उसके पद पर राजकुमार अथवा जो राजकुल से संबंधित जो व्यक्ति होते थे उनको वो पद दिए जाते थे, उनको नियुक्त किया जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो छोटा पुत्र था गोविंद गुप्त तीर भुक्ति पूर्वी मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और विषपति को जो कुमार मात्य भी कहा जाता था, जो विषपति होता था उसको क्या कहा जाता था? कुमार मात्य। तो ये सभी के बारे में है कि कौन सा किस नाम से उसको पुकारा गया है। तो ये भी कई बार मैच इट में पूछे जा सकते हैं। आगे है गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेखों में वर्णित नल शब्द जो था उसका आश्रय क्या है? तो नल शब्द का क्या जो अभिप्राय है, जो आश्रय है, जैसे कि बताया गया सिंचाई का साधन है, भूमि का माप है, जल निकास व्यवस्था, या अनाज की व्यवस्था। तो ये भूमि का माप होता था। नल नल क्या था? भूमि का माप। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। नल, नाड़ु, कुल्यवाप, द्रोण व पाटक। गुप्त तथा गुप्त काल के भूमि माप की जो इकाइयां होती थी। नल मतलब नाड़ू होता था, ये भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु की एक छड़ या एक लंबी सी रस्सी होती थी उसको कहा जाता था। नल की लंबाई स्थानीय परंपराओं के अनुसार विभिन्न भिन्न होती थी कि एक भूमि को किस प्रकार मापा जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंची टेप होते हैं जैसे उनको मापने के लिए, वैसे ही वहां पर जो रस्सी होती थी एक उसको प्रयोग किया जाता था। जो भूमि की माप कर उसको उसके आधार पर जो एक कर वो तय किया जाता था। तो इस प्रकार ये अलग अलग स्थानों पर ये परंपरा जो होती थी विभिन्न भिन्न होती थी। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रक तथा भाग कर भी कहा जाता था। स्मृति गुप्तों में इसे राजा जो राजा की वित्ती वो कहा गया है। नारद के अनुसार राजा प्रजा के रक्षक के बदले में उपज का जो षष्ठा राजस्व के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता था। गुप्त काल में राजस्व का जो छठा भाग ही लिया जाता था। 6वां हिस्सा जो होता था वो एक भाग जो भूमि का नगद अथवा अन्न दोनों से लिया जाता था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है हिरनी और में। राजस्व का प्रमुख स्रोत चुंगी थी तथा नगर में आने वाली वस्तुओं के ऊपर ये लगाई जाती थी। आगे है निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को किसने उसकी उदार व्याख्या की है? मनु ने, नारद ने, याज्ञवल्क्य या बृहस्पति के द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो याज्ञवल्क्य के द्वारा
किया गया है कि विधवा जो थी, विधवा उनको भी संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार जो व्याख्या वो दी गई थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में भी याज्ञवल्क्य स्मृति में निरूपित मान्यताएं महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बताया है कि पत्नी को पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार बताया गया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होता है और उसके बाद उसकी जो कन्याएं हैं उनको अधिकार मिलता है। मनु व अपास्तंभ आदि जो विद्वान के सर्वथा प्रतिकूल है। बृहस्पति और नारद ने भी कहा है कि कन्या भी पुत्र के समान समान संतान होती है और पुत्र के अभाव में उसका संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। फिर कात्यायन ने भी पत्नी को धनहरी प्राप्त करने वाला बताया है और उसके जीवित न होने पर कन्या को, कि अगर पुत्र नहीं है तो आगे उसकी पुत्री या उसकी पत्नी या उसकी आगे कन्याएं तो उसको संपत्ति का अधिकारी माना गया है। परंतु ये विषय विवादग्रस्त था। ऐसे ही शास्त्रकार हुए जिन्होंने विधवा को संपत्ति पर अधिकारी नहीं माना। तो कुछ मानते हैं कि जो स्त्री है उसको भी अधिकार दिया जाए संपत्ति में, और कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि ना। तो ऐसे में जो विवाद थे वो ये जो एक विषय है ये विवादग्रस्त था। फिर नारद के अनुसार संतानहीन व्यक्ति की संपत्ति राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए, कि जिसकी कोई भी संतान नहीं है तो उसको उसकी जो संपत्ति है वो राजा को, उसके राज्य को समर्पित कर दी जाए। राजा का ये कर्तव्य था कि वह विधवा का पालन पोषण करे और नारद ने इसे सनातन धर्म कहा है। तो किसने इसको सनातन धर्म कहा है? नारद ने। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक संपूर्ण व्याख्या बताई गई है कि जो अलग अलग विद्वान हैं उनके विचारों के बारे में, और आगे कि कैसे जो एक स्त्री है उसको अधिकार मिलने चाहिए या ना मिलने चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन से पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसकी उत्तराधिकारी स्वीकार करता है जो राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है? तो जो इसमें राइट आंसर बताया है तो वो होता है हमारा डी, याज्ञवल्क्य, कि पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये याज्ञवल्क्य द्वारा बताया गया, जैसे कि हमने अभी जो व्याख्या थी वो पढ़ी थी। फिर दुविधा करने का क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या बताया गया कि हिंदू विवाह के एक धार्मिक अनुष्ठान को धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी ज्योतिष या तारे की दिशा का ज्ञान कराने वाला जो एक नाविक होता है वो। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बताया गया है वो होता है धान्य। धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला जो एक अधिकारी है उसको कहा जाता है धुवाधिकारिणिक। तो जानते हैं इसके बारे में। तो गुप्त काल में जो भूमि का संग्रह करता है, जो इकट्ठा करता है भूमिकर को, उसको धुवाधिकरण, जब भूमि आलेखों को सुरक्षित करने वाले को महाकस्पटिक और कार्निकम ये नाम पदाधिकारी थे उनको दिए गए हैं। न्यायाधिकारी नाम व्यापारी भूमि संबंधी विद्वानों का निपटारा भी करते हैं, जो न्यायाधिकारी होते हैं, न्याय करने वाले। आगे है वह श्रेणी जो कुमार गुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दशपुर में बस गई, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? रतन, लवण, तैल या पट वस्त्र। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो कौन सा होता है? तो वो है डी, पट वस्त्र। तो गुप्त युग था, गुप्त काल, तो उसमें व्यापारिक वाणिज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। तो व्यवसाय और उद्योग का भी संचालन श्रेणियों के हाथों वो ही करते थे। श्रेणी एक ही तरह के व्यवसायी अथवा शिल्प का अनुसरण करने वाले लोगों की समिति होती थी, कि जैसे कि एक ही जो कार्य करने वाले वो श्रेणी में आते थे, उनको श्रेणी का नाम दिया गया था, श्रेणियां बनी हुई उनकी को। फिर मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी जो जैसे कि कौन सी थी? रेशम सूत्र बनाने वाले, उसका उल्लेख मिलता है। लाट प्रदेश को छोड़कर दशपुर में जा बसी, और इस प्रवचन का मुख्य कारण ये प्रतीत होता है कि इस समय पश्चिम देशों के साथ व्यापार लाभकारी नहीं रह गया था, इसी कारणवश। आगे है चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से कौन संबंधित था? वरुचि, शपनक, शुंख या
अमर सिंह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो कौन सा है, वो है सी, शक्पंख। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक विद्यानुरागी सम्राट था। विद्यानुरागी था, उसके दरबार में विभिन्न व्यापारियों में पारंगत 9 रत्न होने की बात कही जाती है, जिसमें 9 रत्नों में जो बताए गए, जिसमें कि धनवंतरी, शप्पकन, अमर सिंह, शुंक, विताल भट्ट, घट करपन, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि, तो ये थे। तो 56 जो थे ये फलित ज्योतिष से संबंधित थे। कोई मूल पुस्तक इनकी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और फलित जो थे ये ज्योतिष से विषय में उनके द्वारा कहे गए श्लोक उदाहरण के रूप में ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं उनकी प्राप्त होती हैं। आगे आ जाता है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। जो भारतीय दर्शन की शाखा है, वैशेषिक, मीमांसा या चरवाक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है तो वो कौन सी है, तो वो है सांख्य। तो ये राइट आंसर है। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी, सांख्य। इसके प्रति जो प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन के सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाता है। यह दर्शन पहले भौतिक था और बाद में आध्यात्मिक की ओर ये मुड़ गया। इसी दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ व ज्ञान से हो सकती है। और अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार के थे, जैसे कि मीमांसा के कौन थे, जैमिनीय। वैशेषिक के कनाद, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वेदांत के बदरायन और सांख्य के कपिल। तो ये जो है ये कुछ प्रारंभिक शाखाएं, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो जैसे कि सांख्य से स्टार्ट होती है, ये प्रारंभिक शाखा उसकी मानी गई है, जो जिसका प्रतिपादन कपिल के द्वारा किया गया था। तो ये बात सीरीज जो है वो अन्य दर्शन जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि वो किसका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। शाक्य दर्शन प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, तो जैसे कि हमने अभी जाना है तो वो कपिल के द्वारा था। तो हमारा राइट आंसर है सी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित दिया गया है, तो वो है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ऑप्शन हमारा ए होता है पतंजलि। तो ये सारे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्याख्या बताई गई है कि प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की व्याख्या 6 मानी गई है, जिसमें कि छठ दर्शन जिसको कहा गया है, 6 मतलब छठ दर्शन। जिसमें पहले आ जाता है सांख्य दर्शन। प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे जो प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। योग दर्शन आ जाता है, सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसका प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन ये गौतम का है, और अक्षपाद इसको कहा गया है, और न्याय सूत्र ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक महर्षि कनाद को माना गया है। इस दर्शन में भारतीय भौतिक शास्त्र का जो इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। मीमांसा दर्शन प्रेरणता कौन थे, जैमिनी, और उनका जो ग्रंथ कौन सा था, मीमांसा सूत्र। और वेदांत दर्शन ये विद्रायन, वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, कर्म वाद वेदांत से जुड़ा हुआ। तो ये सभी के बारे में बताया गया है, उनकी कुछ एक व्याख्या है साथ साथ, और किसके द्वारा ये दिया गया है वो भी साथ साथ बताया गया है। तो आगे है कि न्याय दर्शन को प्रमाणित किया गया है, किसके द्वारा न्याय दर्शन को प्रमाणित किया गया है, तो जैसे कि चरवाक है, कपिल है, गौतम है, जैमिनी है। तो न्याय किसका था, जैसे कि हमने अभी जाना है तो वो गौतम का है। तो ऑप्शन हमारा होता है बी राइट आंसर। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदाय की संख्या जो है वो 6 मानी गई है, जिसको छठ दर्शन का नाम दिया गया है। सांख्य दर्शन इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना गया है। ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, सांख्य कारिका है। इसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। योग पतंजलि का है, महर्षि, और योग सूत्र दर्शन का मूल है। योग का शाब्दिक अर्थ है कि मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है वो। ये फिर से एक बात सभी बताई गई है, थोड़ा सा उनकी डिटेल में व्याख्या की गई है। तो न्याय दर्शन है ये गौतम का है। न्याय का अर्थ होता है तर्क व निर्णय, जो इस बात का सूचक है कि दर्शन मुख्य भौतिक और विश्लेषणात्मक तथा तार्किक हो। न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या,
अंत्यविषयकी आदि नामों से भी जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन आ जाता है, इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। प्रसत्पाद कृत पदार्थ धर्म ग्रंथ संग्रह वैशेषिक सूत्र लिखा गया था। फिर उदयन तथा श्रीधर इनके अन्य टीकाकार थे। मीमांसा दर्शन आ जाता है, इसकी प्रेरणा जैमिनी है, जिनका जो ग्रंथ मीमांसा सूत्र है इस दर्शन के सूत्र माने गए हैं। शबर स्वामी ने इस पर विस्तृत जो टीका वो लिखी। कुमारिल आ जाते हैं, कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इनके अन्य दार्शनिक है। वेदांत दर्शनों वेदों को ज्ञान मार्गी अंश वेदांत कहा जाता है। उपनिषद गीता तथा वदरायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये इस व्याख्या से ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है यहाँ से ही आपको मिल जाएगा। तो प्लीज सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना है ये वीडियोस। आगे चलते हैं। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? जिसमें कि ईश्वर सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों को प्रामाणिकता में आस्था, जो स्वर्ग तथा नर्क की सत्ता में विश्वास। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर होता है वो कौन सा है कि किसके द्वारा जो है बताया गया है कि आस्तिक नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा सी, वेदों की प्रामाणिकता में जो आस्था है वो। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं आ जाती हैं, जिसमें कि आस्तिकवादी जो ईश्वर को मानते हैं और नास्तिकवादी जो अनिश्वरवादी होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी इनको कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है, जो वेदों का विरोध करते हैं। समग्र रूप में आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों को प्रामाणिकता न मानने वाले चरवाक, जैन तथा बुद्ध दार्शनिक नास्तिक तथा न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है। तो जो वेदों को प्रमाणिक न मानने वाले कौन कौन से आ जाते हैं? चरवाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन नास्तिक तथा न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये कौन से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आस्तिक वाले। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों के बारे में बताया गया है। आस्तिक जो मानते हैं, विश्वास करते हैं, और नास्तिक जो विश्वास नहीं करते हैं वेदों में। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया था, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा वैष्णव धर्म को लोकप्रिय जो माना गया है, बनाया गया है, तो वो किसके द्वारा था? तो शंकर देव के द्वारा बनाया गया था। कामरूप मतलब असम, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? शंकर देव। इनको जो समय था वो 1449 से 1568 तक का संदेश विष्णु था और उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। एक ईश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का पूर्ण रूप से सार था। इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था एक शरण संप्रदाय को। और शंकर देव मूर्ति पूजा और कर्मकांड तथा जात पात के विरोधी भी थे और अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे। मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के ये विरोधी थे और असम के महानतम वैष्णव संत होने के कारण इनको असम के चैतन्य के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में सर्वप्रथम भक्तिकालीन संत माने गए हैं। फिर चैतन्य कृष्ण भक्ति संप्रदाय के एक महान संत और गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। तो हमने सभी के बारे में जान लिया। आगे है शक और गुप्त सम्मतों के बीच में लगभग कितना अंतर बताया गया है? तो शक और गुप्त सम्मत के बीच में जो अंतर बताया गया है वो होता है हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, 241 वर्ष का। शक सम्मत का प्रारंभिक जो था वो कनिष्क के काल में हुआ था 78 में। जो गुप्त सम्मत था वो गुप्त प्रकाल भी इसको कहा गया है। इसकी स्थापना जो थी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में की गई थी। इसलिए दोनों के मध्य का जो अंतर बताया गया है वो 319 और माइनस करके 78 को 241 वर्ष होता है और ये राइट आंसर होता है हमारा बी, 241। तो आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के विशेष रूप में जाना जाता है?
तो बीज गणित किसका जो था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो है सी, भास्कर। जैसे कि जान लेते हैं व्याख्या, आर्यभट्ट कौन थे? ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनकी प्रमुख कृति कौन थी? आर्यभट्टियम। उनसे उन्होंने पता लगाया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ये 528 में उज्जैन में जन्मे थे और प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिष थे। ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। उसके आगे आ जाता है भास्कराचार्य। इनका 1114 में जन्मे और महान गणितज्ञ, बीज गणित के ज्ञाता थे और इन्होंने 1150 में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की और अन्य जो रचनाएं लीलावती आ जाती हैं। आगे है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायकर कौन थे? तो इसके जो नायकर थे वो कौन से थे? तो वो थे अग्निमित्र। तो ये हमारा राइट आंसर है सी। कालिदास की रचना मालविका अग्निमृतम 5 अंकों का नाटक है। मालविका व अग्निमृत की जो प्रणय कथा वर्णित है। इसके अलावा भारत में शेक्सपियर कालिदास की 6 और महान रचनाएं के बारे में बताया, जिसमें कि रघुवंश कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुहार, विक्रम और वंश और अभिज्ञान शकुंतलम है। 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य आ जाते हैं और 3 नाटक ग्रंथ आ जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्त की माता थी? तो प्रभावती गुप्त की जो माता थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन जो होता है हमारा राइट वो है कुबेर नागा, बी। तो गुप्त शासन काल में नाग लोग प्राचीन भारत में प्रमुख राजवंशों में से एक थे। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कई नाग राजवंशों का उल्लेख मिलता है जो मथुरा, चित्र, पद्मावती आदि शासन करते थे। समुद्रगुप्त कोई नाग राजाओं को विजित किया तथा उसकी अनेक शक्तियां काफी मजबूत भी थी। नागों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया और इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। पुनः ताम्रपत्र में भी प्रभावती गुप्त ने अपनी माता को नागकुल संभुता कहा है। क्या है? नागकुल से उत्पन्न हुई थी इसलिए नागकुल संभुता के नाम से पुकारा है। आगे है कायसथ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? कायसथ जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया था वो किसके द्वारा था? वो याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था। एक वर्ग के रूप में कायसथ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। भाष्यमान प्रज्ञा रक्षक कायसेतु विशेष, जबकि जाति के रूप में सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह अशोनम स्मृति में मिलता है। आगे आ जाता है कि न्यूटन के सिद्धांत में बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? न्यूटन के सिद्धांत में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के रूप में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? आर्यभट्ट के द्वारा। तो जैसे कि न्यूटन बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जो पता था वो लगाया था। आर्यभट्ट ने ये पता लगाया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। नक्षत्रों के स्थान पर भी हिसाब लगाया। वे चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के कारणों को भी समझाता है और प्रसिद्ध कृति इसकी क्या थी? आर्यभट्टियम। उसके बाद आ जाता है वराहमिहिर, ये एक प्रसिद्ध ज्योतिष व उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? वृत्त संहिता। उसके अनुसार ये बताया गया है कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और ज्योतिष के क्षेत्र में विदेशी यमन और रोम का ऋण स्वीकार किया गया है। ब्रह्मगुप्त भी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थी और उसकी पुस्तक का जो अनुवाद वो अरबों ने किया था, ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही, यही थे आज के कुछ टॉपिक जिसमें हमने जो गुप्त काल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज और विद उनकी डिटेलिंग को जाना है। तो होपफुली ये लेसन्स भी आपको अच्छे लगेंगे, आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो जरूर देखिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कर जरूर बताया कीजिए। अगर बताते हो तो तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोवाइड करवाया हुआ कंटेंट आप तक पहुंच रहा है और आपको प्रोवाइड करवाई हुई चीजें भी पसंद आ रही है। तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताया कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।